सेक्शन 54 एग्जाम्पशन एंड टैक्स प्रोविजन इन अदर लॉ, यानी जो दूसरे कानून के अंदर कोई एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन या कोई टैक्स प्रोविजन बताई गई है, उस एग्जाम्पशन और टैक्स प्रोविजन का इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो एग्जाम्पशंस फ्रॉम टैक्स प्रोविजन और दूसरी टैक्स प्रोविजन बताई हुई हैं उसके मुकाबले में जो इन दूसरे कवानीन में कोई एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन बताई हुई हैं उनकी क्या हैसियत है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो जो दूसरे कवानीन हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑपोजिट, उनके अंदर जो कुछ एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन कोई दूसरी टैक्स प्रोविजन बताई हुई हैं उनका उन एग्जाम्पशन का तब तक कोई लीगल इफ़ेक्ट नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जब तक सेम वो एग्जाम्पशन और वो कंसेशन ऑफ टैक्स की प्रोविजन इस ऑर्डिनेंस के अंदर यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर भी डिस्क्लोज ना की गई हो, मतलब ना मेंशन हो। सो सेक्शन 54 को स्टडी करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। जो सेक्शन 54 स्टेट दैट नो प्रोविजन इन एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, किसी कानून के अंदर जो कोई प्रोविजन है, प्रोविजन किस नेचर की, लाइक एग्जाम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, मतलब उस कानून के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑपोजिट कोई दूसरा कानून है उसके अंदर किसी टैक्स के मतलब एग्जाम्पशन बताई गई है जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो टैक्स है कि आपको अदा करना है। मिसाल के तौर पर इस ऑर्डिनेंस के अंदर है कि आपको बिजनेस के ऊपर, सैलरी के ऊपर और कैपिटल गेन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर या दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम से आपको टैक्स देना है। लेकिन किसी दूसरे कानून के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि आपको एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स हासिल है इन सोर्सेज के ऊपर। इसी तरह कोई दूसरा कानून है जो कि कहता है, उसकी कोई ऐसी प्रोविजन है जो कि प्रोवाइड करता है रिडक्शन द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो रेट ऑफ टैक्स बताया गया है उसके मुकाबले में वहाँ पर वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो दूसरे कानून के अंदर किसी प्रोविजन के तहत वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो कम है। मिसाल के तौर पर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वहाँ पर 6 लाख तक एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है और 6 लाख से ऊपर तक की इनकम के ऊपर। अब जो नेक्स्ट अभी आएगा तो तब तो उन्होंने 5% कर दिया है, अभी तक स्टिल जो है वो जुलाई तक आने से पहले तो 2.5% ही है, तो वहाँ पर रेट ऑफ टैक्स इतना है। लेकिन कोई दूसरा कोई कानून हो और उसके अंदर ये बताया गया हो कि नहीं, आपकी जो ये 2.5% सैलरी पर्सन के लिए 6 से 12 तक के दरमियान है, वो कहता है कि नहीं 1% है। अगर कोई ऐसा कानून है जो इस कानून के अंदर जो रेट ऑफ टैक्स का बताया हुआ है उससे रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस करके बता रहा है, ऐसी कोई प्रोविजन है। इसी तरह अ रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के अंदर किसी पर्सन के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी लगी हुई है लेकिन कोई दूसरा कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑपोजिट, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन है जो कि उस पर्सन पर जो कि टैक्स लायबिलिटी इस कानून के अंदर लगी हुई है उसको रिड्यूस कर रहा है। मिसाल के तौर पर इस कानून के अंदर सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जिस तरह हमने लोगों ने कहा कि 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है और 6 से 12 लाख वाले पर 2.5% है इस टैक्स ईयर के अंदर। तो वो यहाँ वो दूसरे कानून के अंदर वही टैक्स लायबिलिटी अगर 1% रिड्यूस की हुई है। और इसी तरह है कि एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इसी तरह इस ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन की एग्जीक्यूशन ऑपरेशन को एग्जाम्प्ट कर रहा है, कोई कानून उसकी प्रोविजन एग्जाम्प्ट कर रही है। तो कह रहे हैं कि ये जो रिडक्शन है टैक्स लायबिलिटी में रेट ऑफ टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन प्रोविजन है या आप पर टैक्स नहीं लगेगा या कोई इस कानून की जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन का आपके ऊपर इतलाक नहीं होगा, ऐसी जो प्रोविजन है किसी दूसरे कानून की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऑपोजिट, उसके कंट्रेरी, उनका शेल हैव लीगल इफेक्ट, उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा अनलेस आल्सो प्रोवाइडेड फॉर दिस ऑर्डिनेंस, जब तक इस ऑर्डिनेंस के अंदर भी यही कंसेशन, यही एक्सेप्शन, यही रिडक्शन प्रोवाइड ना की गई हो। तो इसका मतलब ये कि प्रिविलेज किसको हासिल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को। अगर तो वहाँ पर कोई कंसेशन किसी को मिल रही है, वहाँ पर कोई एग्जाम्पशन किसी को मिल रही है, वहाँ पर किसी की कोई रेट ऑफ रिडक्शन हो रही है, वहाँ पर आपको अस्तना हासिल है कि आप पर इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन का ऑपरेशन नहीं होगा, इतलाक नहीं होगा, तो तब तो ठीक है, तब सही माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कानून के अंदर इस कानून के ऑपोजिट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर यही कंसेशन या रिडक्शन मिल रही हैं तो वो प्रोविजन तब तक इफेक्टिव नहीं कंसीडर की जाएंगी जब तक वही सेम प्रिविलेजेस, यही सेम चीज़ें जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के अंदर भी ना मेंशन की गई हों। तो ये सेक्शन 54। नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 है लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, यानी ये जो हम लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की प्रोविजन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स की, सेक्शन 41 टू 55, जिसके अंदर बताया हुआ कि सेक्शन 41 टू 55 में जो चीज़ें बताई हुई हैं उनमें हम लोगों को पढ़ा कि उनके ऊपर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है इन सेक्शन के अंदर, इनके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। तो
अब हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। तो वो कह रहे हैं कि यही जो एग्ज़ैम्पशन आपको इन चीज़ों पर हासिल है कि इन पर आपको टैक्स नहीं लगता, तो उस एग्ज़ैम्पशन की क्या लिमिटेशन है, वो सेक्शन 55 में डिस्कस हुई। तो सेक्शन 55 स्टेट दैट वेयर एनी इनकम इज़ एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी अगर कोई इनकम इस ऑर्डिनेंस के अंदर एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है, जैसे सेक्शन 41 टू 55 में कुछ इनकम हमने डिस्कस की जो कि एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स थी, जैसे स्कॉलरशिप थी, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम थी। तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन शैल बी इन द absence of specific provision to the contrary contained in this ordinance limited to the original uh, receipt of that income and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in part out of that income। so ये सिंपल है, इसका जो चीज़ें सेक्शन बताई गई हैं, नंबर 1 इसका जनरल रूल और एक एक्सेप्शन। जनरल रूल यहाँ पर ये है कि जो भी इनकम इस ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जेम्पशन उसको हासिल है, मतलब उस इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम हो गई और स्कॉलरशिप वाली इनकम हो गई। वो कह रहे हैं वो इनकम जो है वो इसकी उसको जो उस इनकम के ऊपर जो टैक्स नहीं लगना, वो एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को हासिल है जो कि इस इनकम का ओरिजिनल रेसिपेंट है, मतलब जो पहले नंबर पे वो इनकम रिसीव कर रहा है, ना कि सिर्फ ये एग्जाम्पशन उस पर्सन को हासिल है जो कि इस रिसीवर से आगे फर्दर आगे उस इनकम में से वो उस एग्जाम्पशन इनकम वाली में से कुछ पैसे वसूल करता है, आया पूरे होली या इन पार्शली या कुछ हिस्सा रिसीव करता है। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जनरल रूल तब फॉलो होगा जब इस ऑर्डिनेंस की इसी चीज़ से मुतल्लिक कोई स्पेसिफिक प्रोविजन की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोविजन ऐसी होगी इस ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन की होगी जो कि इसी जनरल रूल के ऑपोजिट होगी कि नहीं, अब आप लोगों ने रेसिपेंट के ऊपर ओरिजिनल रेसिपेंट पर टैक्स लगाना है, तो उस टाइम वो चीज़ फॉलो हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है तो जनरल रूल जो सेक्शन 55 का वही फॉलो होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल इसकी ये है कि जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 41 के तहत एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब अगर कोई कंपनी है, एंग्रो फूड है, और उनका सारा सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रेट से सारी चीज़ें जो उनका अनाज वगैरह बनता है वो आगे से सप्लाई वगैरह कर रहे हैं और चीज़ें उनका उससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन उस कंपनी ने, उस एग्रीकल्चरल कंपनी ने आगे अपने अंदर वर्कर रखे हुए हैं, मुलाजम पे लोग रखे हुए हैं, तो अब वो अपनी उसी जो एग्रीकल्चरल इनकम से उनको जो पैसे हासिल होते हैं वही वो आगे सैलरी दे रही है अपने वर्कर्स को। तो अब जो उस कंपनी की इनकम है वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है, तो लिहाजा उसको तो कोई उसे तो टैक्स नहीं लगना। लेकिन जो आगे उसके वर्कर की सैलरी है, उनको तो जो पैसे मिल रहे हैं वो तो सैलरी की मद में मिल रहे हैं, तो जो सैलरी है उसको एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स हासिल नहीं है इस ऑर्डिनेंस के तहत, तो लिहाजा उनकी वर्कर की जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो ओरिजिनल रिसिप्ट हैं इस इनकम के जो कि एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स जिस इनकम को हासिल है एग्रीकल्चरल इनकम को, मतलब कंपनी को तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो उसके वर्कर हैं उनको जो पैसे मिल रहे हैं उनको तो सैलरी की मद में मिल रहे हैं और सैलरी को एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स हासिल नहीं है इस ऑर्डिनेंस के तहत, लिहाजा उनकी इनकम पर टैक्स लगेगा। इसी तरह आप इसकी दूसरी एग्जांपल इसको समझते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे स्कॉलरशिप की जो इनकम आपको मिलती है, स्कॉलरशिप की मद में जो आपको पैसे मिलते हैं वो एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स उस पर है कि उस पर टैक्स नहीं लगना। अब जो स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप वाली अमाउंट जो है जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है अपनी फ़ीस की मद में वो स्कॉलरशिप वाली इनकम दे रहा है, तो वो जो उसके इंस्टीट्यूट है वो भी कहता है कि भाई हमें तो ये जो पैसे आए हैं वो स्कॉलरशिप वाली इनकम में से आए हैं। तो ये नहीं है कि वो कह सकते कि हमारी भी इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जेप्शन उसी पर्सन को हासिल है जो कि उस इनकम का ओरिजिनल रिसिप्ट है, यानी कि एक तो वो स्कॉलरशिप होल्डर और एक वो एग्रीकल्चरल कंपनी। तो आई होप ये समझ आ गई होगी। अगर इसको एक दफ़ा दोबारा से क्लियर करें तो सेक्शन 55 में सिंपली लिखा हुआ है कि जिस इनकम को इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेप्शन हासिल है वो एग्जेप्शन सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की हद तक ही है कि उसे उस इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा जो कि उस इनकम का ओरिजिनल रिसिपेंट है, मतलब जो उसको पहले नंबर पे जिसको जो वो इनकम हासिल कर रहा है, और उस पर्सन को ये एग्जेप्शन हासिल नहीं है जो कि उस ओरिजिनल रिसिप्ट से उसी एग्जेप्शन वाली इनकम से कुछ हिस्सा वसूल कर रहा है, आया मुकम्मल पैसे उससे ले रहा है या फिर कुछ पोर्शन ले रहा है। तो ये सेक्शन 55 और सेक्शन 54 था।